लगभग उनको एक्सेप्ट किया। एनडीए का मतलब बीजेपी ही है, क्योंकि एनडीए एक समय 22-23 पार्टियां थी, आज के तारीख में 3 पार्टियां हैं। तो ये 3 पार्टी से 23 पार्टी 20 पार्टी बनने की प्रक्रिया बहुत बड़ी है, जो इतनी बड़ी चुनौती मोदी साहब के सामने है। क्यों? क्योंकि मोदी साहब हो या बीजेपी के स्टॉलवर्ड्स हों या आरएसएस जो उनको रिमोट से चलाते हैं इस पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सभी लोग मानेंगे कि आज का दौर गठबंधन का दौर है। अकेले बीजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती, अकेले कांग्रेस अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती। और ऐसे दौर में जब पार्टी के अंदर वो यूनानिमस व्यू नहीं उनको लेकर है, कंसेंसस नहीं है, अगर वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा बाहर दलों को गोलबंद नहीं करते, ऐसे हालत में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है और जो एक आरएसएस बीजेपी की इच्छा है, उसे कैसे वो आगे ले जाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात कि 1996-97 का वो दौर देखिए, जब वाजपेयी का भारतीय राजनीति में बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता के रूप में एक अभ्युदय होता है कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वो कौन सा दौर था? जब बीजेपी ने आरएसएस के जनसंघ के पुराने कवच को तोड़कर उसका एक कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस हो रही थी और वो एक लिबरल हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ से यूं कहा जाए कि कांग्रेस के अंदर जो बहुत सारे लिबरल्स होते हैं, जो थोड़ा सा रिवाइवलिस्ट होते हैं, थोड़ा पुनरुत्थानवादी होते हैं, उस तरफ जा रही थी। आज जो अमिताभ जी कह रहे थे कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, ये बात सही है कि कांग्रेस काफी डिस्क्रेडिट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी के सामने, आरएसएस के सामने दो रास्ते थे। या तो वो एक बेहतर ढंग की लिबरल हिंदुत्ववादी कांग्रेस के तौर पे अपने को आगे बढ़ावे, या वो अपने को आरएसएस के डिक्टेट के मुताबिक फिर से जनसंघ की तरफ ले जाए। दुर्भाग्य यह है, एक सेकंड लेट मी कंक्लूड, क्योंकि आपने बहुत कम समय दिया। दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त बीजेपी ने आरएसएस के इशारे पर या उनके रिमोट से यह फैसला किया कि उसे एक लिबरल हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में आगे नहीं बढ़ना है। एक लिबरल कांग्रेस या कांग्रेस जो साख अपनी खो रही थी, उस जगह पे अपने को स्थापित नहीं करना है, बल्कि जनसंघ की तरफ लौटना है। इसीलिए उन्होंने अपने तीनों एजेंडे को, जो उन्होंने एनडीए के लिए छोड़ रखा था, उसको फिर से उठाने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में मोदी साहब के लिए, कि वो कैसे इस देश की एक विशाल जनता, जहां बीजेपी नहीं है, जहां जनसंघ नहीं है, वहां कैसे अपने को स्थापित करें। ठीक है, आरएसएस डिक्टेट करती है। हितेश जी, बार बार ये पंच कहीं ना कहीं आपके ऊपर दिया जा रहा है। अब ये पहलू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। अब अगर इसे डिक्टेटरशिप ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मुरली मनोहर जोशी शायद इसलिए माने क्योंकि आरएसएस का दखल था, ये भी बातें सामने आ रही है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ऐसा है कि जब कोई चीज समझ नहीं आती तो अंग्रेजी में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि ब्लेम इट ऑन रियो। जिन्हें संघ समझ में नहीं आता, जिन्हें अंदर परिवार में रिश्ते कैसे होते हैं ये बात समझ नहीं आती, वो जरूर कहते हैं कि ये जरूर संघ के इशारे पर हो रहा है। दूसरी एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, और मैं उर्मिलेश जी की बात का जवाब भी देना चाहूंगा। एक कहा कि उदारवादी हिंदुत्व, मुझे अगर यहाँ पर कुछ स्पष्टता मिले इसमें कि हिंदुत्व से ज्यादा उदारवादी अवधारणा बाकी इस्लाम या ईसाई धर्म में किसी में है, तो जरा उसे भी स्पष्ट कर दें, और कट्टरता कहाँ पर है ये भी स्पष्ट कर दें। तीसरी बात जो उर्मिलेश जी ने कहा चुनौतियों की, मैं एक बात जरूर मानता हूं कि नरेंद्र भाई के सामने चुनौतियां हैं, मगर ये चुनौतियां नरेंद्र भाई के सामने भी हैं और मीडिया के तौर पर हम सभी के सामने हैं। क्या इस चुनाव का जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, पटकथा लिखी जा रही है, क्या वो सांप्रदायिकता के आधार पर लिखी जाएगी, या उस बदलाव के आधार पर लिखी जाएगी, उन बिंदुओं के आधार पर लिखी जाएगी, उस नाकामी के आधार पर लिखी जाएगी जो इस देश का आम आदमी लगातार झेल रहा है, उस पिसते हुए आम आदमी के आधार पर लिखी जाएगी? या मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, हमेशा 2002 की बात, क्या 2002 से पहले से अगर बात करें या 2002 के बाद की बात करें, पिछले 17 माह में 107 दंगे हुए हैं। 2002 कहां से आ गया? आप जरा बात करें तो जरा लॉजिकल बात करें। एक वाक्य में जोड़ना चाहता हूं, बीजेपी को मोदी साहब मुबारक हों, मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में कह सकता हूं। लेकिन एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1947 से लेकर आज तक भारत के इतिहास में कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, जनता दल हो या बीजेपी हो, किसी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए अंतर्विरोधों से भरा
ऐसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, नंबर एक। नंबर दो, वसीम साहब, मैं आ रहा हूं अभी आपके पास। जिस पर अभी भी ठीक है। समाज में कटुता पैदा करने के इतने गंभीर आरोप हों, ऐसा व्यक्तित्व देश में क्या प्रधानमंत्री बन पाएगा? ये एक बड़ी चुनौती मोदी साहब के लिए है। ये बहुत बड़ा सवाल आपने मोदी साहब के इमेज पे खड़ा किया है। इसका जवाब मैं बीजेपी से लूं उससे पहले शकील साहब, मैं आपके रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा छोटा छोटा दें ताकि मैं वसीम साहब को भी जोड़ लूं यहाँ पे। हाँ, ताकि जोड़ लीजिए। देखिए, असल बात यह है कि जो चीज अभी उर्मिलेश जी ने कहा कि बीजेपी ने खुद एक लाइन तय किया है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि आज उन्होंने लैंड डेवलपमेंट का किया कि कम्युनलिज्म का क्या, ये स्पष्ट है। आप पिछली बार चुनाव में देख लीजिए, यूपीए एनडीए के जो डेवलपमेंट के इशू पर आए तो उनकी सत्ता चली गई। तो वो जो पहली बार इतनी बढ़े, ये वो इसलिए बढ़े कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कम्युनलिज्म के लाइन पर किया था। आरएसएस का एक लाइन क्लियर है और आरएसएस के लाइन पर ये अब हमारे भाई बीजेपी के एक्सेप्ट करें या ना करें, ये डिक्टेशन एक क्लियर कट है कि मोदी जो विचारधारा के प्रतीक है, आप बताइए या नहीं बताइए, वो एक प्रतीक है जिसको भारत की जनता ने मान लिया है एक प्रतीक। वो प्रतीक को आप सामने ला रहे हैं और वो चुनाव के रंग को बदलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के जरिया, जो आज घोषित हो गया। शकील साहब, मैं एक पोर्शन और जोड़ देता हूं। यूपी में भी जो दंगे हो रहे हैं उसमें ये भी तो खबरें आ रही है कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार से नाराज है। क्या ये धब्बा उनके साथ भी जुड़ गया? नहीं, निश्चित रूप से एक सरकार जो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करती है, उसके लिए अक्षमता है। एक सरकार जो गलत काम स्वयं करती है, जिसको राजधर्म का पालन करने का पाठ उस वक्त के सबसे बड़े नेता ने बताया, और आज भी उसी नेता की नाम ली जाती है, अभी भी कहा गया कि उनका भी आशीर्वाद मिला है। तो इसलिए हम कहते हैं ये दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। एक सरकार दंगे कंट्रोल नहीं कर पाती है, एक सरकार दंगे कराने के लिए एक साजिश रचती है। दोनों अलग अलग दंगे कराने की साजिश, यानी नरेंद्र मोदी के ऊपर दूसरा इल्जाम। हाँ, वसीम साहब, आप भी कुछ कहते हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी से सीधा सवाल मिला के कर लेंगे। वसीम साहब, उर्मिलेश जी ने अभी बहुत उम्दा एनालिसिस किया कि हमारा मुल्क हार्ड लाइनर्स के साथ जाएगा या लिबरल्स के साथ जाएगा। लिबरल कौन? लिबरल मींस जो तमाम रीजनल पार्टीज और कांग्रेस हैं। ये अच्छा, लिबरल पार्टी हैं। अच्छा, और मैं आपसे फिर कहूंगा बहुत लिबरल है तमाम मुद्दों को लेकर। और ये मुल्क का जो चेहरा है, हमेशा पूरी तारीख उठा के देख लीजिए कि लोग, और खासतौर से हमारा मुल्क डेमोक्रेसी के बाद लिबरल्स के साथ रहा है, हार्ड लाइनर्स के साथ नहीं रहा है। ये आखिरी एक्सपीरियंस है आरएसएस का। 2 दफे आरएसएस ने 52 से लेके और 74 तक कोशिश की। 74 में जेपी मूवमेंट के जरिए उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और इसी इशू पर पार्टी टूटी। राजनारायण जी और मधुलमय ने वो पार्टी खड़े होके तोड़वाई। मुल्क में फैसला होना था कि ये मुल्क लिबरल के साथ रहेगा या हार्डलाइनर्स के साथ रहेगा। इसी की वजह से आप देख लीजिए कि 80 के इलेक्शन ने हार्डलाइनर होने की वजह से बीजेपी ने किस तरीके से मुंह की खाई। उसके बाद 87 to 89 मुझे मालूम है कि वीपी सिंह साहब नहीं चाहते थे कि आरएस के साथ अलायंस हो, क्योंकि मैं उस चीज का हिस्सा हूं और जेपी मूवमेंट का भी हिस्सा था। यही वजह थी कि बहुत ज्यादा मुल्क में कम्युनल माहौल फैलाने की कोशिश की गई। वही तो अभी भी हो रहा है, शक नहीं है, वही तो अभी भी हो रहा है। डिस्कशन कहीं ना कहीं कम्युनल ही पहुंच जाता है। आर्टिकल 370 के नाम पर आज उन्हीं इश्यूज पर खुद बीजेपी अगर डिबेट करे, अब क्योंकि उसको मौका इलेक्शन के मिल रहा है, मालूम हो जाएगा ये मुल्क किसके साथ है, मालूम हो जाएगा इस मुल्क की रीजनल पार्टीज किसके साथ है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि बीजेपी अपनी तमाम, मतलब मैं तो कभी कभी हंसी आती है कि उस पार्टी को क्या हो गया है जो अपने आप को झूठे, आप पॉजिटिव रहिए ना, आपके पास तो खुला रास्ता है, फिर झूठे लाल किले बना के, और उस पर आप ऐसा लगता है कि जैसे खास तौर से आरएसएस नरेंद्र मोदी के जरिए इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, हालांकि लफ्ज कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक नौटंकी दिखाई जा रही है पूरे मुल्क को, और नौटंकी में कभी रियलिटी
होती नहीं है, नौटंकी उसमें दिखाई जा मजाक रही है। होता एक पॉइंट मेरे पास और इसी आ की गया, ये वजह तमाम से पॉइंट मैं बीजेपी के BJP, पास रखूंगा, RSS बीजेपी को मौका अपना दूंगा इस मुल्क में जवाब दे। मजाक उड़वा रही है और किस तरीके ठीक है, आज जिस ठीक है, तरीके से आपने dictate खत्म कर लिया, किया है, एक खत्म कर लिया। जेडीयू का रिएक्शन बचा है, छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, जेडीयू का रिएक्शन लूंगा, उसके बाद बीजेपी के पास आऊंगा, बीजेपी के पास मौका होगा तमाम सवालों का जवाब दे और तमाम विरोधियों को यह समझाए कि जो इमेज बनाई जा रही है मोदी के डिक्टेटर की इमेज, आरएसएस कहीं ना कहीं हैंडल करती है तमाम लॉबी, और कहीं ना कहीं दंगों को प्रेरित कराया गया, दंगे उन्हीं के इशारे पे हुए और नौटंकियां भी चल रही है। ये तमाम बातें, तमाम इल्जाम है, इन पर क्या बीजेपी का जवाब होगा ये भी लेंगे। जेडीयू बाकी है भी, छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आ रहे हैं। मोदी को बीजेपी सामने लेकर आती है, मुद्दा बदल जाता है, विरोधियों का वार तेज हो जाता है और कहीं ना कहीं अब ये वार ऐसा हो गया कि अब मोदी क्या कर लेंगे, मोदी कहीं ना कहीं बीजेपी की लुटिया डुबो देंगे। अब विरोधियों का ये कहना है, बीजेपी क्या सोचती है ये समझ ले, लेकिन अभी तक मोदी की इमेज पर दाग, मोदी ने दंगा करवाया, सिर्फ नौटंकी आरएसएस की तरफ से हो रही है और आरएसएस कहीं ना कहीं डिक्टेट करती है, तमाम इल्जाम लग चुके हैं। देखते हैं अगला इल्जाम क्या है, जेडीयू क्या सोचती है, जेडीयू क्या कहती है, जेडीयू क्या समझती है, क्योंकि आप सहयोगी थे गुजरात का विकास, उस समय भी वो दावा ठोकते थे, फिर भी आप साथ थे। अब भले गुजरात का विकास ना दिखे, अब कम्युनल कहीं ना कहीं एक लाइन होती है, उसे लेकर आप शायद चलते हो। नहीं, गुजरात में तो हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। नहीं, खिलाफत की बात अलग वो है। अलग बात नहीं। राज्य के अंदर अगर खिलाफ लड़ रहे थे, ये महत्वपूर्ण विषय है ना, जो नेतृत्व कर रहे थे उनके खिलाफ हम लड़ रहे थे। दूसरी बात है कि देश की राजनीति में जहां तक मुझे याद है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सांप्रदायिक उन्माद की घटना के समय मंतव्य दे की क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, यह देश की राजनीति में कोई व्यक्ति ऐसा नसीब नहीं हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश के लिए नामित किया है। यह एक देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के राजनीति की शुरुआत है। वहां न्यूटन लॉ फॉलो नहीं करना था जी, न्यूटन लॉ वहां फॉलो नहीं करना था, कम से कम ये पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना था। आपका आरोप इतना ही? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बीजेपी के पास आते हैं। अमिताभ जी, आपको मैं वक्त दे रहा हूं 2 मिनट का, आप तमाम सवालों के जवाब दें, क्योंकि सवाल चाहिए तो मैं फिर से दोहरा दूं। मोदी की इमेज, नौटंकी, आरएसएस की गाइडेंस, आरएसएस डिक्टेट करती है, दंगे भड़काना भी, शकील साहब ने यहां तक कह रहे दंगे भी मोदी ने करवाए, और अगला इल्जाम भी आपने सुन ही लिया। धन्यवाद मुझे विस्तार से समय देने के लिए। 2 मिनट काफ़ी है मेरे ख्याल में। सबसे पहले मैं उर्मिलेश जी से शुरू करूंगा। उर्मिलेश जी ने कुछ बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के अपने मूल मुद्दे पे लौटने का ये एक सबसे बड़ा प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा केंद्रीय स्तर पर अपना रोल फिक्स करवा लिया है। ये उनका चार्ज था, क्योंकि दबाव से हुआ है या जो भी उसका कारण था। तो मैं इस आग्रह और सादर उनसे कहना चाहता हूँ कि जो भी जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के शुरू के तीनों मुद्दे थे जिनको वो इंगित करना चाह रहे हैं, वो मुद्दा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिल के नजदीक है और रहेगा। ठीक है। लेकिन इस चुनाव में मुद्दा सिर्फ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट और परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की जनता अब इस पे मैंडेट देने वाली है। इसलिए उर्मिलेश जी यदि कुछ राजनीतिक विश्लेषण करके 2+2 4 हमेशा की तरह करना चाहें तो मैं उनसे कहूंगा कि 2014 14 मई या 18 मई जब भी चुनाव खत्म होता है, उसके रिजल्ट जब आएंगे उस समय मैं उनके साथ बैठूंगा और ये चर्चा करूंगा कि उन्होंने आज की डेट में क्या कहा था। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मेरे जो अहमद साहब ने कहा और शकील साहब ने कहा, शकील साहब और फिर अहमद साहब ने, दोनों की बातें लगभग एक थी। एनसीपी और कांग्रेस कोई अलग तो है नहीं, तो दोनों तो वही हैं, मौसेरे भाई हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, एनसीपी नहीं, चलिए इसे बाद में क्लियर कर लेंगे। अच्छा, खैर, तो सॉरी, माफी चाहता हूँ कि आप दूसरी पार्टी में, लेकिन मैं तो आपको पुराने मित्रों के नाते मानता हूं, जब कांग्रेस में थे आप। तो ये जो अभी का समय है, इस समय में ध्रुवीकरण की कोशिश तो कांग्रेस कर ही रही है। वो चाहे जो भी चाहे कर ले, जितना भी चाहे कर ले। और इसमें मैं अपने जदयू के मित्र से भी कहना चाहूँ, उनका भी जवाब है, इसमें कहीं सांप्रदायिकता का जो पुट ये लोग देना चाह रहे हैं वो अंडर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब उनके पास कुछ चारा बचा नहीं है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में पूरा घटनाक्रम जो है वो ये दिखा रहा है कि एक व्यक्ति जिसने विकास के मॉडल पे न सिर्फ अपने प्रदेश में, पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तारीफ पाई, एक एक्लेमेशन पाया, और जितने भी, चाहे वो आम जनता है वहाँ की, क्योंकि गुजरात के 6 करोड़ जनता है, और ये कहना चाह रहे हैं सब के सब मिलके कि 6 करोड़ जनता मूर्खाधिराज है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो तो एक रक्त पिपासु तानाशाह को लगातार 3-4 बार से जिता रहे हैं, तो इसलिए गुजरात की जनता तो मूर्ख है, मूर्ख, उसकी बात को मत करो बात, ये इन लोगों का कहना है। यानी मोदी धमाके से डर गए ये?
एकदम कुंठित हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं और दिग्भ्रमित भी हैं कि अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक लग रहा था कि मोदी आएगा नहीं आएगा। एक सवाल अब मेरा भी नहीं, है, मैं ऐड अब करूंगा। जरूर आप करिएगा। अब मैं अंतिम सवाल पे आता हूं। जब आप लोग लगातार संघ की बात कर रहे हैं कि संघ जो है वो डिक्टेट करता है, यानी डिक्टेटरशिप है, और इसमें अहमद साहब ने भी कहा और सब लोगों ने कहा कि इसकी वजह से उग्र हिंदुत्व और जो डिक्टेटोरियल फॉर्म जो है उसको देश की जनता नकारती है। इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये मुद्दा ही नहीं है कि उग्रता और उदारता का। आपने भी धीरे से, धन्यवाद आपका कि आपने चुटकी ली कि आप लोग इतने उदार हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार में भी कितनी उदारता दिखाते हैं, इस देश को पता है। संघ की बात जहां तक है, संघ और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता वही है जो भारतीय व्यवस्था को जानने वाले, थोड़ी सी भी जानकारी जो रखते हैं, एकदम जो मूढ़मती हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो थोड़ी भी जानकारी और इतिहास की जानकारी रखते हैं वो भारतीय शासन व्यवस्था को जानते हैं। प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में जो राजा होता था उसके पास सार्वभौमिक शक्ति, सर्वशक्तिमान नहीं होता था, सॉवरेन नहीं होता। एक मिनट, तो वहां पर राजा के साथ एक एथिकल वैल्यू, एक नैतिक बल देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, एक, इसको आप जाति प्रथा से मत मानिए, लेकिन राजा क्षत्रिय होता था तो साथ में ब्राह्मण होता था जो वहां का राजपुरोहित, जो उसको एक नैतिक दिशा देता था। तो ये जो प्राचीन भारतीय व्यवस्था है उस प्राचीन भारतीय व्यवस्था के अनुरूप एक नैतिक दिशा देने की जिम्मेवारी एक परिवार के अभिभावक संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी आनुषंगिक संगठन है संघ का, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ के पदाधिकारी मानते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन अरे भाई सकीरुद्दीन, आप मैं इंटरफेयर मत करिए ना। अब आपकी बात मैंने धैर्य से सुना तो आप मेरी बात को धैर्य सुनने का, मैंने तो बीच में कह रहा हूं नहीं, तो मैंने तो एक विश्लेषण करके कहा कि ये जो नैतिक दिशा देने के लिए जो आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का रोल है वो ना सिर्फ था, है और रहेगा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन ये डिक्टेट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं डिक्टेटरशिप नहीं है, इसीलिए जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मुझे सहानुभूति है कि उनकी अज्ञानता है, लेकिन वो थोड़ा सा प्राचीन भारतीय। अमिताभ साहब, एक सवाल मेरा भी है, मैं चाहूंगा उसका जवाब मुझे सिर्फ 20 सेकंड में चाहिए, क्योंकि और भी मेहमानों से मैं फाइनल वर्ड्स लूंगा। मेरे पास हार्डली अब 1 से 1.5 मिनट बचा हुआ है। सवाल ये, आडवाणी साहब को कैसे मनाएंगे या क्या होगा आगे? बस इतना समझा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी 1-2 चैनलों में भी जब मुझे बुलाया गया था इस दौरान आपके आने के पहले, तो मैंने ये बात बहुत विस्तार से चर्चा की थी और यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि इन चिट्ठियों की भाषा पे जाइए। सिर्फ आज की चिट्ठी नहीं, गोवा के बाद की भी जो चिट्ठी थी उसमें भी उन्होंने कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए आडवाणी जी ने। उन्होंने किसी भी, जैसे मोदी जी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न कभी पिछले लगाया न आज लगाया। और ये नहीं बताता हूँ, कार्य पद्धति बिल्कुल कार्य पद्धति ऐसी है जो सुधारा जा सकता है। आडवाणी जी हमारे शीर्ष पुरुष थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उनको उनकी बात के हिसाब से पार्टी को सुधारा जाएगा और कार्य पद्धति में बदलाव लाने की कोशिश होगी। लेकिन ये मुद्दा राष्ट्रीय चुनाव का है और इसमें नरेंद्र मोदी जी इस बार एक प्रतीक के नाते आ गए। उर्मिला जी फाइनल 20 सेकंड आपके लिए। आडवाणी साहब को मना लेंगे और पार्टी में कुछ सुधार की जरूरत है, पहले सुधार कर लेते फिर ये अनाउंसमेंट होता, शायद पॉजिटिव आप भी रहते क्या? देखिए, अगर आडवाणी जी नहीं मानेंगे आरएसएस की बात अंततः, तो उन्हें बलराज मधोक दूसरा बनना पड़ेगा। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, भीष्म पितामह बने रहेंगे, नामकरण चलता रहेगा भीष्म पितामह। यही है। दूसरी बात जो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अभी देश में एक मेजर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस है। भारत को बड़े नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व माफी चाहूंगा अमिताभ जी, बीच में रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। ऐसा नेतृत्व आ रहा है हितेश जी, जो इल्जाम उर्मिला जी जाते जाते भी आप पे लगा के जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए 10 सेकंड आपके लिए। निश्चित, अगर मोदी से बड़ा कोई नेतृत्व है तो कांग्रेस को जरूर सुझाना चाहिए। देश की जनता उसका वैल्यूएशन करेगी, उसे तराजू में रखा जाएगा। यदि किसी और के पास भी है तो उसके विकल्प जनता को सुझाने चाहिए। यहाँ टीवी की बहस से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। वक्त की कमी है, बहुत सारे सवाल और भी हो सकते थे, लेकिन मैं सबसे पहले माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि हो सकता है मौका मैंने शायद कुछ कम दिया हो, लेकिन एक तमाम ये बातें जरूर है। बीजेपी के पास अब एक इशू है कि उसको लेकर वो आगे बढ़े, प्रूव करें, लेकिन विरोधियों के पास अब एक ऐसा मुद्दा मिल चुका है जिस पर वो लगातार वार करेंगे और बीजेपी को तैयार ऐसे रहना है कि इन वारों को कैसे संभाला जाए। खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहे P7 न्यूज के साथ।